सर, अमूमन एक फ्रेज सुनने को मिलता है कि मुद्दई थे मुलजिम राजी थे की करेगा काजी। तो उससे बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लॉ ऑफ क्रिमिनल लॉ का निकलता है, लॉ ऑफ कंपाउंडिंग। तो बहुत सारी इसके ऊपर हमें डीएम्स हो रहे थे कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो आज सोचा कि आपसे आप आज हाथ आए तो पूरी सारी वीडियोज आज ही बना के निकलेंगे। तो लॉ ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बताइए कि लॉ ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। अच्छा, आपने मुल्ज़म और मुद्दई को राज़ी करके की करेगा काजी से स्टार्ट कर लिया, बट आई वुड से कि वी शुड कैटेगराइज इट एज composition of cases, or does pardon blot out guilt or not, कि अगर राजीनामा हो गया है तो what is the consequences। थोड़ा सा आपको इसको बैकग्राउंड डिस्कस करने से पहले आपको ये बताऊं कि हमारे चैप्टर 16 है पाकिस्तान पीनल कोड का, जो लॉ ऑफ कत्ल और हर्ट को डील करता है, और इस पर हम डिटेल वीडियोस कर चुके हैं दोनों पे। उसी के अंदर कंपाउंडिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है, और बिलखसूस चैप्टर 16 से रिलेटेड जो रेलिवेंट प्रोविजन बनती है, दैट इज सेक्शन 338 EPPC, और उसका मैकेनिज्म जो प्रोवाइड किया गया है कंपाउंडिंग का वो CRPC में है। बट बिफोर दैट एंग्लो सेक्शन कॉन्सेप्ट था बाय स्पेयर फॉर अ स्पेयर, कि यू जस्ट बाय आउट द वेंजेंस। आप अगर किसी को मार दिया है, जख्मी कर दिया है, you just pay the blood money and you can get settled with that। और अगर इस्लामिक कॉन्सेप्ट देखें आप इसका, तो इस्लाम के अंदर अफ और दरगुजर कि दो बड़े फंडामेंटली एडवोकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, और इस पे बहुत सारी आयात और अहादीस भी मिल जाएंगी अफ और दरगुजर के ऊपर। तो उसी कॉन्सेप्ट को नज़र में रखते हुए आपके चैप्टर 16 के अंदर कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को डाला गया। अगर आपको हमारी लॉ ऑफ कत्ल वाली वीडियो याद हो, तो हमने एक बहुत फंडामेंटल केस डिस्कस किया था जिसने पूरे के पूरे लॉ ऑफ कत्ल के डायनामिक्स को चेंज कर दिया, दैट इज जायद रहमान, PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 77। अच्छा, इन कॉन्सिक्वेंट टू दैट जजमेंट ऑल्सो हैज द इम्पैक्ट ऑन द लॉ ऑफ कंपाउंडिंग एज वेल। सो उस पे जाने से भी पहले जो बेसिक स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर है इसका, वो मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 345 है CRPC का, जो 3 किस्म के सिनेरियोज को केटर करता है। पहला सिनेरियो है 345(1), दूसरा सिनेरियो है 345 सबसेक्शन 2, और तीसरा सिनेरियो है 345 सबसेक्शन 5, और कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके 345 सबसेक्शन 6 के अंदर। अच्छा, 345 को आप देखें तो वो आपको कंपाउंडिंग की सारी डिटेल एलाबरेशन देता है कि कंपाउंडिंग कैसे हो सकती है और ये वो। तो उसके सब सेक्शन 1 के अंदर एक ज़ाब्ता फौजदारी का जिसका सेकंड शेड्यूल है CRPC का, इसी तरह का एक कॉलम बेस्ड शेड्यूल ऐड कर दिया गया 345(1) के अंदर, और उसके अंदर उन्होंने कैटेगराइज कर दिया सेक्शंस ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड वो क्या हैं, और उन एक कॉलम के अंदर ऐड कर दिया कि इन तमाम ऑफेंसेस के अंदर आपको परमिशन ऑफ कोर्ट नहीं चाहिए कंपाउंडिंग करने के लिए। तो आपने जो कहा मुल्ज़म और मुद्दई राजी तो क्या करेगा काजी पे, एंड जो चीज पूरी उतरती है दैट इज 345 सबसेक्शन 1, विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट यू कैन गो फॉर द कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग मीन्स राजीनामा। अच्छा, डज राजीनामा मीन्स इक्विटल, ये एक अलग आर्गुमेंट है जो भी आगे जाके आता है। लेकिन दूसरा सिनेरियो आ जाता है जिसके अंदर बिलखसूस चैप्टर 16 को ऐड किया गया, दैट इज 345 सबसेक्शन 2, और उसी तरह जैसा 345(1) के अंदर कॉलम्स ऐड कर दिए गए, सेक्शंस ऐड कर दिए गए, और वहां पे सेक्शंस को इनकॉर्पोरेट करने के बाद बता दिया गया कि आपको इन ऑफेंसेस की कंपाउंडिंग के लिए परमिशन ऑफ द कोर्ट इज रिक्वायरमेंट। अब वाई परमिशन ऑफ द कोर्ट इज इंपॉर्टेंट, बेसिक थीम बिहाइंड इज कि दीज आर द ऑफेंसेस विच आर harsher in gravity as compared to the offenses mentioned in 345 subsection 1. They are harsher. So अदालत की आपको जो है ना वो परमिशन चाहिए होती है, और कोर्ट कैन रिफ्यूज इट द लीव।
अच्छा, ये दोनों स्टेजेस 345 एक की स्टेज और 345 दो की स्टेजेस जो है, ये ट्रायल कोर्ट की स्टेजेस। व्हाट इफ कि यू हैव पास दैट स्टेज एंड द केस इज ऑन द एपेलेट फोरम। फॉर इंस्टेंस कि अगर आपको सजाए मौत हो गई है तो दैट सजाए मौत अंडर सेक्शन 374 of CRPC is subject to the confirmation by the division bench of Lahore High Court, and your murder reference, your appeals, your revision is pending before the High Court. Then what will happen? तो उस सिनेरियो को केटर करता है आपका 345 का सबसेक्शन 5, और वो ये कहता है कि जब आपकी अपील पेंडिंग और ट्रायल हो चुका हुआ है तो आपकी कंपोजिशन ऑफ द ऑफेंस उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि आपको उस एपेलेट कोर्ट की लीव ना मिले। अगेन वो उसी तरह है 345 लोग, यू नीड अ परमिशन ऑफ द एपेलेट कोर्ट फॉर द कंपोजिशन। तो उसी सिनेरियो के अंदर आपकी कंपोजिशन हो सकती है। यहां पे जहां पे 345(5) है तो अमूमन तमाम के तमाम ऑफेंसेस वही आते हैं जो 345(2) वाले हैं, बिलखुसूस चैप्टर 16 जो है। सो आपको कंपाउंडिंग हो सकती है आपकी विद द लीव ऑफ द कोर्ट। अच्छा, 345(1) हो, 345(2) हो, 345(5) हो, इनके कॉन्सिक्वेंसेस का जिक्र ये है 345(6) के अंदर, और वो ये कहता है कि जब भी कोई कंपोजिशन होगी, चाहे वो 1 में हो, 2 में हो, 5 में हो, उसका इफेक्ट इक्विटल का होगा। मीनिंग देयर बाय कि जब भी आपकी कंपोजिशन होगी दैट पर्सन इज प्रिज्यूम्ड क्या कहते हैं, इक्विटेड। यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि कंपोजिशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तकरीबन कोई 3 या 4 जजमेंट्स हैं जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से इस कॉन्सेप्ट को डील करती हैं। पहली, जिस तरह मैंने आपको बताया, जाहिद रहमान केस 300 PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट पेज 77। दूसरी जजमेंट है सुओमोटो केस 3 ऑफ 2017 PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज 703। देन शफकत वर्सेस द स्टेट PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 43, एंड द लास्ट वन इज कमांडेंट लीड फोर्स एंड अदर वर्सेस जमशेद अली PLD 2019 CS 3982। इन जजमेंट्स को पढ़ने के बाद आपको कंपोजिशन के लॉ के ऊपर काफी क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि इन्हीं जजमेंट्स की रोशनी के अंदर मैं आगे आपके साथ एक डिबेट जनरेट करने लगा हूं, जो कि डिबेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास खड़ी हुई। हुआ क्या कि एक केस गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, और देयर वाज अ डिवीजन बेंच ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजिंग जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब एंड जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, और वहां पे कंपोजिशन की एक एप्लीकेशन फाइल हो गई। और कंपोजिशन का पूरा एक तरीका है, जब एपलेट स्टेज पे होती है वो बयानात रिकॉर्ड होते हैं, वो वेरिफिकेशंस होती है लीगल हेयर्स, क्योंकि चैप्टर 16 के अंदर जो कंपोजिशन होती है वो तमाम के तमाम लीगल हेयर्स के साथ होनी है। सो उनकी वो क्या कहते हैं, वो पूरी रिपोर्ट सबमिट हो गई। तो सरदार तारिक मसूद साहब लिखते हैं कि सिंस द कंपोजिशन हैज टेकन प्लेस, accused stand acquitted of the charge in view of section 345 subsection 6। काजी फाइज ईसा साहब इस कॉन्सेप्ट से डाइसेंट करते हुए कहते हैं कि नो सर, कि आप जब ये बात करते हैं कि आई एग्री 345(5) के अंदर कंपोजिशन हो गई, लेकिन मैं एग्री इस बात पे करता हूं कि आप उसको सेंटेंस खत्म कर सकते हैं, कन्विक्शन नहीं खत्म कर सकते। इट इज अ फैक्ट कि किसी भी ऑफेंस के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उन कॉन्सिक्वेंसेस में इक्विटल है, उन कॉन्सिक्वेंसेस में कन्विक्शन है, उन कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर सेंटेंस है। तो मैं आपसे इस बात तक तो एग्री करता हूं कि आप उसे जो सेंटेंस है वो खत्म कर देते हैं, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि वो stand acquitted of the charge. So I dissent to that. The matter was referred to the Honorable Chief Justice, and the larger bench was comprised by Honorable Chief Justice back then. और उसको हेड करते हैं आसिफ सईद खान खोसा साहब। और आसिफ सईद खान खोसा साहब कहते हैं कि 345(6) को समझने के लिए आपको कोई इसकी खास किस्म की इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए।
आपको इसकी बेसिक लिटरल इंटरप्रिटेशन करें तो इफेक्ट ऑफ इक्विटल मींस इक्विटल, बिकॉज इफेक्ट ऑफ इक्विटल का कॉन्सेप्ट ज़ाब्ता फौजदारी में नहीं है, एंड इट इज फॉर फ्रॉम एवरी ब्रेथ ऑफ इमेजिनेशन नॉट लेसर देन इक्विटल. सो सिंस आपका कंपाउंड हो गया है, राजीनामा हो गया है, सुलह हो गई है, लिहाजा उसके कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर एक्यूज स्टैंड इक्विटेड ऑफ द चार्ज, और उसका इक्विटल ऐसे ही होगा जैसे कोई बहुत एक ऑनरेबल इक्विटल है. सब्सिक्वेंटली जो मैंने केसेस अभी बताए, एक नया केस टेकअप हुआ, जस्टिस गुलजार साहब थे जो चीफ जस्टिस भी बने, काजी फाइज ईसा साहब थे उस बेंच में, और एक और जज साहब थे. तो काजी फाइज ईसा साहब खोसा साहब के उस जजमेंट को डिस्कस करते हैं अपने इस केस के अंदर, क्योंकि कॉम्पोजिशन का केस था, और वो कहते हैं कि अगर लेजिस्लेचर का मकसद इक्विटल होता तो दे शुड हैव इनकॉर्पोरेटेड द वर्ड इक्विटल. व्हाई डिड दे इनकॉर्पोरेटेड द वर्ड इफेक्ट ऑफ इक्विटल, मीनिंग देयर बाय effect of acquittal is somewhat lesser than the honorable acquittal. So it is somewhat, that's why they have added effect of acquittal. जिस वजह से I totally disagree with that judgment, और इसके ऊपर तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल्स को, अटॉर्नी जनरल्स को भी सुनना चाहिए, और एक डिटेल्ड जजमेंट उससे बड़ी क्वांटिटी के जजेस की आनी चाहिए. बट उस बेंच के अंदर बाकी दो जजेस थे, दे डिसएग्रीड विद काजी फाइज ईसा साहब, और उन्होंने जो आसिफ सईद खान खोसा साहब वाली जजमेंट थी उसी को अपहोल्ड किया और कहा कि नहीं, इफेक्ट ऑफ इक्विटल, क्योंकि अगर आप इसकी ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी इंटरप्रिटेशन उठाएं या जितनी भी उठाएं तो उसके अंदर जो आपको कॉन्सेप्ट निकलेगा इक्विटो चाहे इक्विटल हो. अच्छा, काजी फाइज ईसा साहब ने एक और बहुत खूबसूरत इसके अंदर यानी फूड फॉर थॉट डाला. उन्होंने कहा कि देखें, जब एक बंदे को मैरिट के ऊपर कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन से कन्विक्शन हो गई, जिसको सब्सिक्वेंटली अपील के अंदर या रेफरेंस के अंदर हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया, और लास्ट स्टेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आके आपकी कॉम्पोजिशन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ राजीनामा, तो दैट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द ऑनरेबल इक्विटल, क्योंकि आपके पास दो कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शंस की जजमेंट्स पैरेलल मौजूद हैं इसके खिलाफ. तो आपने यहां पे जब कॉम्पोजिशन की तो आप उनकी क्रेडिबिलिटी और सैंक्टिटी को किस तरह डिस्कार्ड कर सकते हैं. तो लिहाजा इसके ऊपर एक जो है ना वो डिटेल्ड जजमेंट आनी चाहिए. अच्छा, मैंने जब इस पे रिसर्च करनी शुरू की इस टॉपिक के ऊपर, और बहुत सारे जो वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस है उधर तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कंपाउंडिंग का, यानी माफ करने वाला और ये वो सारा कुछ. तो हमारे यहाँ तो स्टैट्यूटरी इनकॉर्पोरेशन है 345(1)(2)(5) के अंदर. तो इस वजह से, और सो मच सो जो आसिफ सईद खान खोसा साहब की जजमेंट थी जिन्होंने कहा इक्विटल मींस ऑनरेबल इक्विटल, तो जो मैंने आपको कमांडेंट एलीट फोर्स वाला केस दिया, दैट वाज अ केस जिसके अंदर बंदे को सजाए मौत हो गई थी, हाई कोर्ट ने जो है उसको अपहोल्ड कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट जाके कंपाउंडिंग हुई थी, और उस बंदे ने अल्टीमेटली परफॉर्मा प्रमोशन ली थी कि as if I have never committed that offense because I am acquitted. और उस जजमेंट की रोशनी में वो डिटेल में डिस्कशन हुई थी. बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई प्रैक्टिस आई एनकाउंटर्ड वन ऑफ द केसेस इन लाहौर हाई कोर्ट, जहां पे एक सवाल ये खड़ा हुआ कि एक औरत ने रन अवे मैरिज की, और रन अवे मैरिज करने के बाद उसके वालिद साहब ने अगवा का पर्चा वगैरह करवा दिया. लड़की ने आगे अपनी स्टेटमेंट कराई, जी मैंने कोई रन अवे मैरिज, यानी मैं मुझे गवाह नहीं किया किसी ने, मैंने अपनी शादी अपनी मर्जी से की है. सब्सिक्वेंटली वो शहर छोड़ के रावलपिंडी शिफ्ट हो गई, उसके बच्चे वगैरह पैदा हो गए, एंड आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स शी कॉल्ड हर फादर कि जी मुझे माफ़ कर दो. उन्होंने कहा ठीक है जी आप आ जाए. दैट वुमन केम बैक, और जब वो एंटर होती है तो उसके वालिद साहब उस लड़की को भी मारते हैं, उसकी औलाद को भी मारते हैं, और दामाद को भी मारते हैं. ट्रायल कोर्ट में केस चला. ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, वालिद साहब को जिन्होंने मारा था सजाए मौत अनाउंस कर दी, और ये केस है 1997 के लॉ से पहले का, उस वक्त आपका एंटी टेररिज्म लॉ नहीं था,
उस वक्त आपका सुप्रेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट था जो भुट्टो साहब के दौर में बना हुआ था, उसके तहत उसको चार्ज किया, लेकिन अल्टीमेटली सजा 302 में हुई। जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर अपील लगी तो उन्होंने कंपाउंडिंग की दरखास्त वहां पे फाइल कर दी 345(5) के तहत। वही जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया था, वो प्रोसीजर सारा का सारा हुआ। जब वो प्रोसीजर हुआ सारे का सारा, तो ये बेंच था तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का और आसिफ सईद खान खोसा साहब का, जब वो हाई कोर्ट के जजेस थे, एंड बोथ ऑफ देम हैपेंड टू बी लेटर ऑन सब्सिक्वेंटली बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने वारसान से पूछा कि आपने माफ कर दिया, आपने माफ कर दिया, आपने, सब ने कहा माफ कर दिया। तो जो दामाद की मां थी उससे पूछा आपने माफ कर दिया, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल माफ कर दिया। तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब PLD 2002 लाहौर 477 के अंदर लिखते हैं, इस औरत की आंख में एक ऐसा आंसू है जो मुझे 345(5) के अंदर जो पावर्स हैं लीव ग्रांट करने का, आई रिफ्यूज दैट एंड आई अपहोल्ड द सेंटेंस पास बाय द ट्रायल कोर्ट। नाउ लुक एट द पावर्स, कि उस वक्त अदालत के पास ये पावर मौजूद है कि आपकी कंपाउंडिंग को रिफ्यूज कर सकती है, एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ दे डिड इट। सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां पे भी उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की, बट वहां पे हुआ क्या कि उनके लॉयर ने काम किया कि जी मैं 338E PPC की रेमेडी ट्रायल कोर्ट में एग्जॉस्ट करना चाहता हूं। तो ट्रायल कोर्ट तो कोई थी नहीं, अब तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होनी चाहिए थी नीचे। तो जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वो आके कहते हैं कि जी एप्लीकेशन है, हमने जो है ना वो इसको माफ कर दिया। उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने आपकी कंपाउंडिंग माफ कर दी, हाउ कैन वी एक्सेप्ट इट, लिहाजा डिसमिस। उसके अगेंस्ट रिवीजन बेंच में आते हैं, रिवीजन में आते हैं लाहौर हाई कोर्ट में, बशीर मुजाहिद साहब का, जस्टिस हसनाद साहब का बेंच बनता है, वो भी उसको रिफ्यूज करते हुए तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब वाला फैसला बहाल रखते हैं, एंड अल्टीमेटली दे वेंट अप टू द सुप्रीम कोर्ट, और जस्टिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्टिस अमीर आनी मुस्लिम साहब थे उस बेंच के हेड, वो भी उस सजा को अपहोल्ड रखते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स, इज देयर एनी रेमेडी अवेलेबल? नॉट टू योर नॉलेज। हमारे आइन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक सेक्शन है और एक आर्टिकल है, आर्टिकल 45, क्लेमेंसी एंड द पार्डन। I mean, the president of Pakistan can pardon or grant clemency to any of the convict in Pakistan. बिल्कुल माफ कर सकता है वो। बट इसके ऊपर फेडरल शरीयत कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ गई हैं कि जहां मामला चैप्टर 16 का होगा, यानी कत्ल और हर्ट से रिलेटेड होगा, तो प्रेसिडेंट भी माफ नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द लीगल हेयर्स। अच्छा, जब हमने इसको और फर्दर देखा, इसी केस को जो मैं आपको सुना रहा था, इनके लॉयर एक पिटीशन फाइल करते हैं ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के अंदर, और पिटीशन ये आती है कि हमने इनको पार्डन ग्रांट कर दिया। आई थिंक शायद अमीर डार साहब वॉज द हेड ऑफ द बेंच व्हेन ही वाज द जज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, और उनके साथ मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब थे और एक और जज साहब थे, और उन्होंने एक सवाल फ्रेम किया, और बड़े बड़े नामी ग्रामी लॉयर्स उसके अंदर अमाइकस अपॉइंट किए उन्होंने, और सवाल ये था क्या कंपाउंडिंग और पार्डन में कोई फर्क है, और ये सवाल था उनका। इसके साथ और भी सवाल थे क्योंकि हमारे टॉपिक से रिलेटेड यही है, तो आई विल रिस्ट्रिक्ट टू दैट टॉपिक, क्या कंपाउंडिंग और पार्डन में कोई फर्क है। तो मैं भी उस लिस्ट ऑफ अमाइकस में था टू असेस द ऑनरेबल बेंच रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट। अच्छा, जब हमने रिसर्च करनी शुरू की और पढ़ना शुरू किया, तो कुछ एक दो किताबें हमें मिली जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लिखा, जिसमें एक जस्टिस फजल करीम साहब भी हैं, उन्होंने भी इसके बारे में लिखा हुआ। अच्छा, जब पार्डन का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो आज तक आपके लॉ के अंदर या तो आपने एकम्प्लिस को पार्डन करते हुए सुना होगा, या आपने आर्टिकल 45 की क्लेमेंसी पर जो पार्डन प्रेसिडेंट की पावर्स है उसको सुना होगा। अच्छा, जब हम CRPC को देखना शुरू किया तो जहां एग्जीक्यूशन का चैप्टर है वहां पे एक सेक्शन है 381 की प्रोवाइजो। वो ये कहती है एट एनी टाइम बिफोर द एग्जीक्यूशन द लीगल हेयर्स मे ग्रांट पार्डन टू द एक्यूज्ड और एंटर इनटू अ कॉम्प्रोमाइज। अब मैंने जब इस सेक्शन को देखा तो आई वॉज वॉन्डरिंग कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पार्डन एंड द कंपाउंडिंग।
ठीक हो गया. Then I had to resort back to Article 45 कि अगर फर्ज करें चैप्टर 16 की हद तक भी बात है, प्रेसिडेंट ने किसी को पार्डन ग्रांट कर दी है, तो उस मुल्जम का स्टेटस क्या होता है? यानी प्रेसिडेंट जो पार्डन ग्रांट करेगा उसके कॉन्सिक्वेंस के अंदर वो बंदे की सजा वाइप आउट होगी. ही विल एंड ही शैल रिमेन फॉर एवर कन्विक्टेड पर्सन. एंड दैट्स एग्जैक्टली द आर्ग्यूमेंट was the of काजी फैज ईसा साहब. कि अगर जो काजी फैज ईसा साहब का आर्ग्यूमेंट है वो अट्रैक्ट करता है पार्डन की हद तक के कॉन्सेप्ट को, नॉट कंपाउंडिंग की हद तक. जब कंपाउंडिंग आएगी तो उसका मतलब ऐसे ही होगा एज इफ दैट पर्सन हैज नेवर कमिटेड दैट ऑफेंस. और जब पार्डन ग्रांट करेंगे वारसान किसी कन्विक्टेड को, तो उस सूरत हाल के अंदर that person shall remain convicted forever, because neither he was honorably acquitted nor he entered into any kind of a compounding with the other party. So इस वजह से जो काजी फैज ईसा, ये मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, one may disagree to that fact, but that's how it operates. कि कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर 345(6) की रोशनी के अंदर जिस बंदे के साथ भी कंपाउंडिंग होगा, मुल्जम का और मुदई और वारसान का, तो उस सूरत हाल के अंदर उसका इफेक्ट इक्विटल का होगा. और इफेक्ट ऑफ इक्विटल मींस ऑनरेबल इक्विटल, कोई नथिंग लेस नथिंग मोर. दैट इज एग्जैक्टली लाइक दिस एज इफ दैट पर्सन हैज नेवर कमिटेड दैट ऑफेंस. यहां पे एक सवाल ये आ सकता है कि सर फिर इस आर्गुमेंट का क्या करेंगे कि ट्रायल कोर्ट ने सजा दी थी. चलो मैं आपसे कहता हूं फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट ट्रायल को आपकी कंपाउंडिंग नहीं हुई, ट्रायल कोर्ट ने सजा दी, हाई कोर्ट ने सजा दी, सुप्रीम कोर्ट ने बरी देकर दिया, तो उस सूरत हाल के अंदर कि आप मुर्द इल्जाम सुप्रीम कोर्ट को ठहराएंगे या ट्रायल कोर्ट को ठहराएंगे. सो मीनिंग देयर बाय कि जब भी आपकी कंपाउंडिंग होगी उसका इफेक्ट जो है वो इक्विटल का होगा. और याद रखिएगा मैं वेवर के कॉन्सेप्ट को नहीं यहां पे डिस्कस कर रहा. और यहां पे जब भी कंपाउंडिंग होगी, जब भी राजीनामा होगा, जब भी पार्डन ग्रांट होगी, तो दियत वाली वैल्यू भी ऑपरेट नहीं करेगी. क्योंकि लॉ के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने ब्लड मनी इतनी देनी है. इट कैन बी लेस, इट कैन बी मोर. बट हमारे यहां एक गलत प्रैक्टिस है. दियत की प्राइस आप पे कर रहे होते हैं. यू कैन हैव मोर ऑफ दैट, यू कैन हैव लेस ऑफ दैट. क्योंकि जायद रहमान केस ने चेंज किया है इसको. आप 302A के अंदर देख लें, 302B में देख लें, 302C में देख लें, कहीं पे भी पनिशमेंट दियत नहीं है. ए में सजाए मौत, बी में इंप्रिजनमेंट सजाए मौत, सी में 25 साल. दियत की सजा की कैलकुलेशन दमन और अर्श के साथ हर्ट में आती है. सो इस वजह से जो यहां पे कॉन्सेप्ट है, मेरा यह मानना है कि जब, और इस बात को ज्यादा एडवोकेट करना चाहिए कि आप पार्डन ग्रांट करें, लॉ प्रोवाइड करता है आपको, कन्विक्टेड तो रहेगा ना दैट पर्सन, सेंटेंस वाइप आउट होगी. कंपाउंडिंग की सूरत के अंदर बोथ वाइप्ड आउट. सर कंपाउंड, जब आप कंपाउंडिंग में आते हैं तो डजंट इट सेल्फ मीन कि आपने गिल्ट किया है, तो वो उसको मानना नहीं होगा, क्योंकि अगर उसने कुछ किया नहीं है तो ही मस्ट फेस द ट्रायल. और वो यस, देखो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स बाय हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस काजी फैज ईसा कि जब आप कंपाउंड करते हैं तो यू हैव partially and half admitted you have committed that crime. The point here is what the law says. कि अगर हो गया तो फिर आप that is acquittal. ठीक है. अच्छा, मैंने तो आपको अभी एक बात कही है कि क्या आप थ्रू आउट अपनी प्रैक्टिस के अंदर देख लो, अभी तो आप यंगस्टर हो, अनफॉर्चुनेटली जो आपका डेफेमेशन का लॉ है, लेबल का लॉ है, या आपके जो दूसरे जो कॉम्पनसेशन के लॉज हैं, टॉट का लॉ जिस तरह आप कह लें, वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है और पाकिस्तान में नहीं हुआ. अदरवाइज तो ऐसे मुकदमों के ऊपर अगर आप किसी बंदे को सुप्रीम कोर्ट से जाकर बरियत हो रही है तो दैट मीन्स के उस मुकदमे में ऐसा कुछ नहीं था जिस वजह से बरियत हुई है, तो मुदई और गवाहन के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए. यस, कार्रवाई होनी चाहिए, वो नहीं होती. सो वो इस बात भी बहुत खुश होते हैं कि चलो बरी तो हो गए. सो जो आपने बात की है ना कि अगर वो राजीनामा, ये डज नॉट मीन कि वो राजीनामा, फर्ज करो अगर उसने अल्लाह वास्ते माफ कर दिया, ये एक वन ऑफ द सिनेरियोज हो सकता है,
दूसरा सिनेरियो हो सकता है ही हैड टेकन द ब्लड मनी और शी हैड टेकन अ ब्लड मनी। तीसरा सिनेरियो हो सकता है कि उसको लेटर ऑन पता चल गया हो कि ये बंदा जो है बेगुनाह फंसाया गया था। वो ये स्टेटमेंट भी तो दे सकती है मतलब ये हमारे मुल्जमान ही नहीं है। सिंस इट्स अ कंपाउंडेबल ऑफेंस दे कैन डू दैट, दे कैन से दैट। सो द पॉइंट हियर इज कि जो जब भी कंपाउंडिंग होगी उसका इफेक्ट इक्विटल का होगा, और इक्विटल मीन सेंटेंस और कन्विक्शन बोथ वाइप आउट। जहां पार्डन ग्रांट होगी वहां पे सेंटेंस वाइप आउट हो जाएगी, कन्विक्शन विल शैल स्टे देयर। तो सर जब हम सिविल क्रिमिनल लॉ की डिफरेंशिएशंस निकालते हैं तो क्रिमिनल लॉ प्राइमरीली रिवॉल्व्स अराउंड ऑल द ऑफेंसेस व्हिच इज कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट। एक रियासत मना करती है आपने ये काम नहीं करना, उसके लिए पीनल कॉन्सिक्वेंसेस लगाते हैं, जब आप वो काम करते हैं तो आपको सजा मिलती है। तो जब मैंने एक ऐसा कोई जुर्म किया है, ऑफेंस किया है जो रियासत ने मना किया था, तो शुडंट इट बी द राइट ऑफ द स्टेट to grant me pardon or compounding rather than the victims or the legal heirs of any other person जिस पे आप कंपाउंड करते हैं? स्टेट का पिलर कहाँ चला गया, स्टेट कहाँ चली गई? मैं बताता हूँ, लेजिस्लेचर ने आपके लॉ के अंदर इन्हीं ऑफेंसेस को जो कंपाउंडेबल है, अगर किसी इसी ऐसे मोड मैनर और मैकेनिज्म में कमिट किया है तो उन्हीं ऑफेंसेस को नॉन कंपाउंडेबल भी बनाया। फॉर इंस्टेंस अगर आपने गैरत के नाम पे कत्ल किया तो वही ऑफेंस जो कंपाउंडेबल था दैट बिकम्स नॉन कंपाउंडेबल। ऐसे ऑफेंसेस जिससे सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट लार्जर इन टर्म्स पड़ता हो तो आपकी लेजिस्लेचर ने उनको नॉन कंपाउंडेबल बना दिया हुआ। अच्छा, रियासत का काम मुकदमे को चलाना है, लेकिन असल स्टेक होल्डर्स तो वो विक्टिम्स और वो कंप्लेनेंट है। लिहाजा अगर हमारे क्योंकि यानी कत्ल के मुकदमे में कंपाउंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट भी है, तो इस्लाम के अंदर भी जो राइट है वो विक्टिम का राइट है कि वो उसको माफ कर सकता है कि नहीं कर सकता। और अगर कुछ आप नहीं माफ कर सकते तो वो हद के लॉज हैं, क्योंकि दैट इज द ऑफेंसेस एज इफ कमिटेड अगेंस्ट द राइट ऑफ अल्लाह ताला। दोज ऑफेंसेस कैन नीदर बी पार्डन नॉट बी। तो इस वजह से इस हद तक जो है ना, जो आपके चैप्टर 16 की हद तक ऑफेंसेस हैं, ये कंपाउंडेबल भी होते हैं, ये नॉन कंपाउंडेबल भी होते हैं, और इनकी बाइफर्केशन कंपाउंडिंग और नॉन कंपाउंडिंग की वो इनकी मोड मैनर और मैकेनिज्म ऑफ कमीशन जो है वो डिसाइड करता है। सर हमारी जनरल पब्लिक एक लॉयर को तो शायद पता चल जाए कि कन्विक्शन में अगर उसकी कन्विक्शन स्टैंड करती है और सेंटेंस खत्म हो रहा है तो क्या डिफरेंस रहेगा, बट फॉर जनरल पब्लिक वो समझ सकते हैं कि अगर उसकी सजा ही माफ कर दी आपने तो क्या फर्क पड़ता है, वो एक्विटेड है नहीं है? देखिए, जो कन्विक्टेड होते हैं ना, हमारे लॉ में एक कॉन्सेप्ट है हार्ड एंड फास्ट क्रिमिनल, हार्ड एंड फास्ट डेस्परेट क्रिमिनल। तो अदालतें बाय लॉ, बाय विर्चू ऑफ लॉ, हार्ड एंड फास्ट डेस्परेट क्रिमिनल सिर्फ उन्हीं को कैटेगराइज करती है जो कि प्रीवियसली कन्विक्टेड हों, और स्टेट उनका एक रिकॉर्ड बनाती है कि ये उनका रिकॉर्ड है, ये कन्विक्टेड कन्विक्शंस रह चुकी हुई है, दोबारा तो नहीं कुछ ऐसा काम करने लगे हुए। सो इस वजह से जो अगर कोई हार्ड एंड फास्ट डेस्परेट क्रिमिनल कोई क्राइम कमिट करता है तो नेक्स्ट कमीशन ऑफ क्राइम के अंदर अदालतें थोड़ी सी सख्ती करती हैं उसके साथ, बिकॉज ही इज अ हार्ड एंड फास्ट डेस्परेट क्रिमिनल। जिसकी वजह से मैंने कहा है कि अगर आपने राजीनामे भी करने हैं तो यू शुड गो फॉर द पार्डन, नॉट द कंपाउंडिंग वंस। और जबकि पार्डन के अंदर भी आपको वही ब्लड मनी मिल सकती है, उससे ज्यादा भी मिल सकती है अगर आप विलिंग हो लेने के लिए। लेकिन दोनों का क्लासिक फर्क जो है ना, वो सिर्फ ये कि पार्डन के सिनेरियो में कन्विक्शन सस्टेन करेगी, सेंटेंस वाइप आउट होगी, और कंपाउंडिंग के कॉन्सिक्वेंस के अंदर कन्विक्शन और सेंटेंस दोनों वाइप आउट होंगे। सर आपकी जो आपने स्कीम ड्रॉ किया है, उससे तो बड़ा क्लैरिफाई हो जाता है फॉर एनी पर्सन जो उसमें कंपाउंडिंग में आना चाहता था, that they should go for the route of pardon, yes, take more money if they want to take it, उसमें उसकी कन्विक्शन भी रहेगी, yes, और उसकी सजा बेशक आपको yes, उसे छोड़ना ही रहेगी, उसका yes, उसका ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, देयर इज अ वे अराउंड कि आप yes, कंपाउंडिंग की जगह उसमें अदालत की मुदाखलत भी नहीं चाहिए आपको। और ये मुझे जहां तक आई डोंट नो, बट मैंने हेयर से ही है कि ये वाली एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है रिगार्डिंग फुल कोर्ट, बना के इस लॉ को वंस एंड फॉर ऑल सेटल किया जाए कि आया कंपाउंडिंग के कॉन्सिक्वेंसेस में इक्विटल होगा, और वो इक्विटल कौन सा होगा, ऑनरेबल इक्विटल होगा या वो कन्विक्शन रहेगी या सेंटेंस रहेगी। इसके ऊपर एक यानी एक ये मामला
पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और एज ऑफ नाउ बाय वर्च्यू ऑफ द स्टे डिसाइसिस द जजमेंट रेंडर्ड बाय आसिफ सईद खान खोसा साहब इज होल्डिंग द फील्ड कि व्हेनेवर द कंपाउंडिंग टेक प्लेस दैट मीन्स इक्विटर. Sir, thank you Right. so much.